हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकेंड लॉ आया तो फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा जिसकी वजह से सेकेंड लॉ आया। तो वो लिमिटेशन पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लिमिटेशन किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक, चलिए क्या लिमिटेशंस of first law of thermodynamics, जिसकी वजह से सेकेंड लॉ आया। ठीक, चलिए फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट जो लिमिटेशन है उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जब हमने हीट ट्रांसफर देखा था क्लोज सिस्टम के लिए, उसमें भी आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में उस केस में क्या कह रहे थे कि जितना भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। जितना भी हीट मैं सप्लाई करूंगा कुछ ना कुछ पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट होगा। बट सेकेंड लॉ के हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लॉस होगा हीट। क्यों? फ्रिक्शन रहेगा उसमें, जिसकी वजह से वहां पर लॉसेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये एक लिमिटेशन हो गया फर्स्ट लॉ का। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड लिमिटेशन यह है कि फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन नहीं बताया प्रोसेस का, कि प्रोसेस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मूव कर रहा है प्रोसेस। ठीक, तो सेकंड लिमिटेशन यह है कि डज नॉट टेल द डायरेक्शन। ओके, डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, does not tell the direction of process. ठीक, अब देखते हैं दोस्तों थर्ड लिमिटेशन फर्स्ट लॉ का। थर्ड लिमिटेशन यह है कि इसने क्वालिटी नहीं बताया कि हीट और वर्क कौन सा क्वालिटी है। ठीक है, हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ क्वालिटी क्या है कि लो ग्रेड फॉर्म ऑफ क्वालिटी क्या है। ठीक, तो थर्ड लिमिटेशन जो है वो है डज नॉट टेल द क्वालिटी। ठीक, हीट कौन से क्वालिटी का है और वर्क कौन से क्वालिटी का है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तीनों लिमिटेशन को वो कर देता है, मतलब इसको नॉर्मल न्यूट्रलाइज कर देता है। वो बोलता है कि भाई पूरा का पूरा हीट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताया कि प्रोसेस का डायरेक्शन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो रहा है। थर्ड, क्वालिटी भी बताया हीट का और वर्क का भी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक है, क्या है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, उसे देख लेते हैं। ठीक, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता क्या है। क्या थर्मल एनर्जी रिजर्वायर TER से इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक, ये क्या है, एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर है या वेजल है थर्मल एनर्जी का। ठीक, क्या है ये, सॉर्ट ऑफ कंटेनर, सॉर्ट ऑफ कंटेनर या वेजल ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक, थर्मल एनर्जी रिजर्व क्या है, एक कंटेनर या वेजल है जिसमें थर्मल एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये थर्मल एनर्जी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब टू टाइप्स के होते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक, फर्स्ट होता है सोर्स और सेकंड होता है सिंक। फर्स्ट होता है सोर्स और सेकंड होता है सिंक। ठीक,
सोर्स मतलब इससे हीट निकल रहा है और सिंक मतलब हीट इसमें आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसको शो कैसे करते हैं। जैसे T1 है, ये कोई सिस्टम होगा, जैसे T2। अब सपोज करिए इसमें ये T2 है ना, T1 से Q1 निकल रहा है और T2 पे Q2 आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, इससे निकल रहा है ना, तो ये होगा आपका सोर्स। ठीक, ये होगा आपका सोर्स और जिस पे आ रहा है वो क्या होगा आपका सिंक। क्या होगा आपका सिंक। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ये तो केस हो गया आपका एक इंजन में यूज किया जाता है। अगर रेफ्रिजरेटर या हीट पंप बोला गया तो उस केस में बता देते हैं। ये हो गया T2, हो गया T1। अब सपोज करिए कि नीचे से हीट निकल रहा है ना, ये यहां से हीट निकल रहा है Q1 और ये Q2, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स हो जाएगा और ये आपका सिंक हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स हो जाएगा और ये आपका सिंक हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट केल्विन प्लांक ने दिया था, केल्विन और प्लांक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ठीक, और सेकंड जो है वो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक, तो पहले हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। ठीक, चलिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस वर्किंग अंडर अ साइकिल produces continuous amount of work by interacting with single thermal energy reservoir। नहीं आया समझ में, रुक जाइए लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक, चलिए क्या है ये इम्पॉसिबल। इट इज, इन्होंने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, construct a device working under a cycle, okay, process continuous amount of work, okay, process continuous amount of continuous amount of work by interacting with, okay, by interacting with single thermal energy reservoir। ये बोल रहा है कि ऐसा डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, मतलब सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मतलब ये देखिए, ये है T1 पे कुछ, ये आपका इंजन हो गया, यहां से आपका वर्क निकल रहा है। ठीक, तो यहां से हम क्यू दे रहे हैं, सप्लाई करें हीट। अब देखिए ये सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, इसमें से हीट निकल रहा है और वर्क हो रहा है, मतलब जितना हीट दे रहा हूं वो वर्क कर रहा है, पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ये लिमिटेशन था, सेकेंड लॉ ने इसको लिमिटेशन माना था। केल्विन प्लांक ने बोला कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा का पूरा हीट दो और पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, जैसे कि आप पिस्टन सिलेंडर इंजन देख लीजिए, अगर उसमें से निकलने बाहर निकलने का कोई साधन ही नहीं है, मतलब एग्जॉस्ट गैस निकलने का नहीं है, आप पेट्रोल से हीट दे रहे हो, है ना, पेट्रोल से हीट उसमें जनरेट होता है, हीट दे रहे हैं, हीट से फिर वो वर्क कर रहा है, गाड़ी आपका चल रहा है और हीट सप्लाई नहीं हो रहा है। सपोज करिए ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है। ठीक, ठीक,
यहां से इनलेट है, बस यहां से आ रहा है और वर्क हो रहा है, ये हीट है और ये इधर वर्क हो रहा है। ठीक, अब इसका वर्क ये Q1 दे रहा हूँ, यही Q1 दे रहा हूँ, बट हीट जो है वो बाहर जाने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अरे तो भाई जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा हीट, और तो फिर इसमें तो पूरा भर जाएगा ना, देखिए इसमें पूरा भर जाएगा ये हीट, जब ये हीट मैं सप्लाई करूंगा। ठीक, अब सपोज करो कि ये जो पिस्टन है ये यहां तक पहुंच गया, तो पिस्टन यहां तक पहुंच गया तो हीट तो यहां से कंटिन्यू सप्लाई रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये पिस्टन आपको यहां पर है, तो फिर यहां से हीट निकलने का नहीं हो पा रहा है, और फिर एक्स्ट्रा हीट ले पाओगे क्या? नहीं, तो फिर वर्क कैसे मिलेगा आगे चल के? कंटिन्यूसली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसके बाद इन्होंने दिया इंजन, यहां से इंजन आया, इंजन का कंसेप्ट। उन्होंने बोला कि भाई ये जो T1 है, यहां से मैं इंजन को दे रहा हूं, ठीक, वर्क हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो हीट सराउंडिंग्स में जा रहा होगा। ठीक, ये है Q1 और ये है Q2। Q2 T1 इसमें ज्यादा है T2 से, T1 क्या है? ग्रेटर देन T2। ठीक, ये है, तो ये जो है वो हीट इंजन है, हीट इंजन। ठीक, तो हीट इंजन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। ठीक, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ये लिमिटेशन बना कि भाई आप कंटिन्यूस अगर हीट सप्लाई कर रहे हो तो वर्क आपको कंटिन्यूस नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां पर पूरा फुल हो जाएगा ना, पिस्टन नीचे आ जाएगा, उसके बाद पूरा फुल हो जाएगा हीट, फिर एक्स्ट्रा हीट आप सप्लाई करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा वर्क। ओके, तो हीट का सप्लाई होना भी जरूरी है, एग्जॉस्ट होना वो सराउंडिंग्स में। ठीक, चलिए दोस्तों आप देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो गया है, क्लॉसियस। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट हम देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये भी कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which working under a cycle, it is impossible to construct a device which are working under a cycle transfers heat from low thermal energy reservoir to high thermal energy reservoir। ठीक है, लो टेम्परेचर, ओके, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ओके, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ओके, विदाउट एक्सटर्नल वर्क इनपुट। प्रोसेस स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर कर सके बिना वर्क इनपुट दिए, बिना वर्क इनपुट दिए बोल रहे हैं। ठीक, जैसे कि सपोज करिए ये T1 है, ठीक, ये T2, अब T1 जो है इसमें T2 से बड़ा है, ठीक, बट मुझे हीट कहां से कहां सप्लाई करना है? T2 से T1, यहां पर T2 से T1 मुझे हीट को सप्लाई करना है, मतलब एनर्जी यहां से यहां सप्लाई करना है, लो एनर्जी हाई एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसको लेके जाना है बिना कोई एक्सटर्नल वर्क इनपुट दिए। पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनपुट
देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हीट जो है वो T2 से T1 लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वो जा पाए। ठीक, तो यहीं से कंसेप्ट आता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्लॉसियस स्टेटमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक, अब वन बाय वन हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को हम देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हीट इंजन से। ठीक, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, ओके, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ओके, डिवाइस which is used which is used to convert heat into work। ठीक, एक ऐसा डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है उसे हम हीट इंजन कहते हैं। और ये हीट इंजन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? केल्विन प्लांट स्टेटमेंट पे। हाँ, वर्क्स ऑन, ओके, वर्क्स ऑन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल पे। ठीक, तो कैसे करते हैं यहाँ? चलो वो कैसे करता है, ये T1 है, ये है आपका हीट इंजन, यहां से आपको वर्क मिलेगा, और ये लो टेम्परेचर T2। T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 से। ठीक, अब देखिए T1 से Q1 आ रहा है, हीट इंजन में आ रहा है, तो यहां से हमको वर्क मिलेगा W, और फिर नीचे Q2। ठीक, ये सराउंडिंग्स में चले जा रहा है। ठीक, Q2 जो है वो आपका सराउंडिंग्स में जा रहा है, ये वर्क हमको मिल रहा है। तो ये क्या है? एक वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है हीट इंजन। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस को हम क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो है वो क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इसके लिए ना वर्किंग पैरामीटर्स निकालने के लिए एफिशिएंसी यूज किया जाता है कि इस हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी देखते हैं क्या होता है। एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एफिशिएंसी को, ये होता है आउटपुट वर्क। ओके, आउटपुट वर्क जो मिल रहा है डिवाइडेड बाय हीट इनपुट जो आपने दिया। आउटपुट वर्क क्या है? W है, आउटपुट वर्क क्या हो जाएगा? W। और हीट इनपुट मतलब कि Q1। इनपुट तो ये दे रहे हैं ना, ये तो आउटपुट है, ये दोनों अब बाहर जा रहे हैं, बट ये इनपुट है, Q1 है, Q1। ठीक, अब देखिए इसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जैसे कि हीट आ रहा है तो इसको पॉजिटिव मान लिया आपने, माइनस या वर्क बाहर जा रहा है तो W, माइनस ये भी बाहर जा रहा है Q2 हीट इंजन से, तो माइनस Q2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर से W क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2। ठीक, तो W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ठीक, ये है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये आपका यूज होगा आईसी इंजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक, रेफ्रिजरेटर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक,
क्या है? रेफ्रिजरेटर क्या है? एक डिवाइस है ये भी, रेफ्रिजरेटर, जो कोई भी स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम मेंटेन करके रखता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर क्या है? डिवाइस, ओके, डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन the temperature, okay, used to maintain the temperature of the storage stage, okay, of storage space lower than the surroundings temperature. ठीक, तो रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लोअर, कोई स्टोरेज स्पेस होगा, उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखने का काम इस डिवाइस का रहता है, जिसे कहते हैं हम रेफ्रिजरेटर। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट में, ओके, वर्क्स ऑन क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा? चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं, कैसा रहता है। ये T1 है, ये T1 जो है वो सराउंडिंग्स टेम्परेचर है, यहाँ आपका रेफ्रिजरेटर होगा, और ये T2 होगा जो स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर होगा। ठीक, अब ये स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर, यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट होगा, इसमें से हीट लूंगा तभी तो इसका टेम्परेचर कम होगा ना। ठीक, तो T2 से हीट निकलेगा तो ये हुआ Q2, और फिर यहां पर हमको वर्क देना पड़ेगा, वर्क इनपुट, तब जाके ये हीट जो है वो निकल पाएगा और यहां पहुंच पाएगा। इसका Q1 ये सराउंडिंग्स पे पहुंच रहा है, ये T2 जो है वो स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर है, और ये T1 सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर को हमें इस टेम्परेचर से कम मेंटेन करके रखना है। ठीक, तो यहां से हीट निकालना पड़ेगा, हीट निकालने के लिए हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट लेके जा रहे हैं। ठीक, ये है। तो इसके परफॉर्मेंस के लिए क्या हम यूज करते हैं? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां एफिशिएंसी की जगह कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज किया जाता है, COP। ठीक, तो COP क्या होता है? ये होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब यहां पर ये डिजायर्ड इफेक्ट हमारा यहां पर क्या है रेफ्रिजरेटर के केस में? ठीक, ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर के केस में वो देखना है। डिजायर्ड इफेक्ट यह है कि Q2 को यहां से निकालना है स्टोरेज स्पेस से, ताकि स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रहे। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? ये होगा Q2। डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा? Q2 होगा, क्योंकि इसको हमें निकालना है। ये डिजायर्ड इफेक्ट होगा किसके केस में? रेफ्रिजरेटर के केस में। तो डिजायर्ड इफेक्ट की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे? Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक, अब देखिए, ये इनपुट दे रहा हूं, ये इनपुट दे रहा हूं, ये आउटपुट है, तो यहां से कैसे लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से? Q1 इज इक्वल टू W इनपुट प्लस Q2। तो W इनपुट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं ना मैं ये? यस, लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख सकता हूं मैं। तो चलिए यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ये आया आपका COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसके केस में? रेफ्रिजरेटर के केस में। ये आपका यूज होगा कहां? RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में बहुत यूज है इसका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हीट पंप का। ठीक, हीट पंप होता क्या है?
हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है, ठीक। हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे रूम के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा रखने पे मेंटेन करके रखता है, ठीक। एक ऐसा डिवाइस जो रूम के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा मेंटेन करके रखता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं हीट पंप, ठीक। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट पे, ठीक। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, डिवाइस, ओके, डिवाइस which is used to maintain the temperature of the room, maintain the temperature, okay, to maintain the temperature of the room higher than the surroundings temperature, higher than the surroundings temperature. ठीक, तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रूम हायर देन द सराउंडिंग्स टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं हीट पंप। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ओके, प्रिंसिपल ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलिए देखते हैं आगे, जैसे कि एक डायग्राम बना रहे हैं हम, ये है T1, ये है हमारा हीट पंप, और ये है T2, ठीक। अब ये है हमारा रूम, T1 क्या है? हमारा रूम है, ठीक, और ये है हमारा सराउंडिंग्स, ठीक। अब हमें क्या करना है? इस रूम को हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है एज कंपेयर टू दिस, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा उससे हमें ज्यादा मेंटेन करके रखना है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा ना, ज्यादा रहेगा, ठीक। तो यहां से Q2 निकल रहा है, अब इस Q2 को वहां Q1 में लेके जाना है, यहां तक पहुंचाना है T2 से T1 तक, तो कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो Q2 यहां से निकला और Q1 यहां पहुंचा। अब देखिए, ये हीट पंप है और इसके पहले हम रेफ्रिजरेटर भी देखे थे, दोनों वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब सिस्टम पे वर्क किया जाता है ना, तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हुआ। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शो करते हैं, ठीक ठीक। चलिए, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज किया जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए सीओपी यूज किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका देख लेते हैं क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीओपी बोलते हैं। तो सीओपी इज इक्वल टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक। डिजायर्ड इफेक्ट, अब इस केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हमारा मेन काम क्या है हीट पंप के केस में? ये रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना हायर देन द सराउंडिंग्स टेम्परेचर। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? ये Q1 होगा ना, ये हमें फेंकना है यहाँ, ताकि इसका टेम्परेचर यहाँ ज्यादा हो। तो ये क्या होगा फिर? ये हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q, ठीक। ये हो गया सीओपी का फॉर्मूला, किसके केस में? हीट पंप के केस में सीओपी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक ठीक। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है, उसे हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, वो है
क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये होता है क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय डेल टी, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये कहता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, क्लॉसियस इनइक्वालिटी होता है क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय डेल टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं कि अगर ये क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय डेल टी अगर इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, साइकिल क्या होगा, एक रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल, ठीक, रिवर्सिबल साइकिल होगा। ठीक, अब ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी अगर लेस देन 0 हो गया, ठीक, इस केस में क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल साइकिल, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं, इरिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल था, अब इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सॉरी, है ना। ये क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी अगर 0 के इक्वल आ गया तो रिवर्सिबल साइकिल है। क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी अगर लेस देन 0 आता है तो वो इरिवर्सिबल साइकिल होगा। ठीक, अब एक लास्ट हम देख लेते हैं, थर्ड। ठीक, क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल साइकिल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इम्पॉसिबल साइकिल, डेल क्यू बाय टी क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 0, इरिवर्सिबल साइकिल मिलेगा। अगर लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल साइकिल रहेगा। अगर इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है इरिवर्सिबल, ग्रेटर देन 0 इम्पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो, क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी अगर 0 से ज्यादा हो। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे वो तो इसमें से आ सकते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी से पूछेगा, और हीट इंजन से पूछ सकता है, या रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इतने से ही पूछता है क्वेश्चन मोस्टली। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने करवा दिया। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक, और धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।